नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं खबरों की हेडलाइंस के साथ। देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून, पड़ोसी देशों से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, केंद्र ने जारी की अधिसूचना। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कल तक हर हाल में जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश। एसबीआई ने मांगा था 30 जून तक का समय, खरगे बोले मोदी सरकार के घपलों की कलई खुलने की पहली सीढ़ी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर दबाव, सेंसेक्स 617, निफ्टी 161 अंक लुढ़का। Are there some entities which are perhaps misusing that facilitative framework? We have received feedback that that is the case. एसएमई आईपीओ पर सेबी चेयरपर्सन के बयान के बाद बीएसई एसएमई इंडेक्स में 2% से ज्यादा की गिरावट। माधवीपुरी बुच बोली, सेबी के रडार पर कई एसएमई आईपीओ, कीमतों में हेराफेरी पर है नजर। समंदर के अंदर देश का पहला सी टनल का उद्घाटन, मुंबई में वर्ली से नरीमन पॉइंट जाना हुआ आसान, हरियाणा दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे की भी शुरुआत। स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल, भारत हुआ चुनिंदा देशों के क्लब में शुमार। पीएम मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को दी बधाई। ऑस्कर में ओपनहाइमर की धूम, बेस्ट फिल्म समेत जीते 7 ऑस्कर। किलियन बेस्ट एक्टर, नोलन बेस्ट डायरेक्टर, पुअर थिंग्स के लिए एमा बेस्ट एक्ट्रेस, बाबी को 1 ऑस्कर। देश में सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। आज केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इस कानून के लागू होने के बाद अब गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में नागरिकता मिल जाएगी, पड़ोसी देशों के। इससे पहले दिसंबर 2019 में इसे संसद से पास किया गया था और 10 जनवरी 2020 को इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। तब से अधिसूचना जारी नहीं हो पाई थी, इसलिए ये लागू नहीं हो पाया था। इसका आगे क्या असर होगा? चुनाव से पहले कानून के लागू होने से सियासी हालात कैसे होंगे, समझते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अकू श्रीवास्तव हमसे जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अकू जी। ये बताइए कि ये एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे जिन्न बाहर आया है चुनाव के पहले, जिस तरीके का प्रोटेस्ट पहले हुआ था, क्या उसी तरह की प्रतिक्रिया अभी भी हमें देखने मिलेगी? मतलब ये राजनीतिक रूप से कहाँ बढ़ेगा? देखिए, जिन्न बाहर नहीं आया है, जिन्न बाहर लाया गया है। और जब लाया गया है तो उसके मतलब फायदे नुकसान सब सोच समझ के किया गया था। दरअसल पूरे ये जो है ना, वो पड़ोसी देशों में, जैसा कि आपने कहा, धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को नागरिकता देने का मामला है। और इस पर क्योंकि गैर मुस्लिम लोगों को दिया जाना था, तो फिर ये कहा गया कि साहब मुस्लिम को क्यों नहीं, और फिर उस पे ये आरोप लगाया गया कि साहब जो है वो एक रूपता नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारा हुआ। और उसको उस समय सीए और एनआरसी दोनों मिला करके 19 के पहले जो हम सब ने देखा कि आंदोलन हुआ, 19 में आंदोलन हुआ और उसका असर ठीक ठाक देखा गया था। लेकिन बाद में जब सरकार ने लागू नहीं किया तो धीरे धीरे वो खत्म भी हो गया। खत्म होने के साथ में अब स्थिति ये है कि जब फिर अब चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और लोकसभा चुनाव होना है, तो 19 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बाकायदा ये कहा था कि हम सीए को लागू करेंगे। और इसका बड़ा फायदा उसको 19 के चुनावों में भी मिला, खास तौर से पश्चिम बंगाल में, जब भारतीय जनता पार्टी को मैं अप्रत्याशित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि अप्रत्याशित रूप से 18 सीटें मिली थी। उसके पीछे जो बड़ा वोट बैंक था, बाकी तो उनका अपना वोट बैंक था ही, लेकिन एक मतुआ समुदाय जो है, जो बांग्लादेश से आया हिंदू था और वहां पर वैसे तो 50 के आसपास से आया, लेकिन उसकी समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी और लगभग 1 करोड़, कोई 80 लाख कहता है, कोई 1.25 करोड़ के आसपास कहता है, लेकिन 1 करोड़ के आसपास के लोग थे जो
उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, जलपाईगुड़ी, नदिया, सिलीगुड़ी, पूर्व और पश्चिम वर्धमान जिले, कूच बिहार वगैरह में सब वो रहते थे वहां पर। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि लगभग 35 सीटें तो ऐसी थी जो सीधे बिल्कुल प्रभावित करती थी, और करीबन 45 सीटें ऐसी थी जिसमें उनका ठीक ठाक प्रभाव था। तो इस का बहुत बड़ा असर हुआ, और असर होने की वजह से वहां भारतीय जनता पार्टी को सीटें भी ठीक ठाक मिली। लेकिन फिर ये अच्छा, उस दौर में एक और बड़ी रोचक बात हुई थी कि 2019 में पीएम मोदी जिन्होंने जब एक जो बड़ी मां जो कहलाती हैं वीणा पानी देवी, उन्होंने जब इसका आंदोलन शुरू किया तो 19 में प्रधानमंत्री वहां गए, उनके पांव भी छुए थे और वायदा किया था कि उन सभी को नागरिकता दी जाएगी। अब उसके बाद सब लागू पास तो करा दिया गया था, लेकिन लागू नहीं होने से मतवान समाज जो है नाराज भी हो गया था, और फिर अमित शाह को एक स्वाभाविक करनी पड़ी थी गृह मंत्री को, और उन्होंने फिर वायदा किया था। अब जब चुनाव सर पर हैं और पश्चिम बंगाल ऐसी जगह है जहां लगातार स्थितियां बदल रही चुनावी तौर पर, वहां इसका लागू होना एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। यूं तो पूरे देश में इसके विरोध के स्वर दिखाने लगे हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल लोग जो है वो इसको अभी से हवा दे रहे हैं, और अभी जिस स्थिति में हवा दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर के लाभ देने की ही स्थितियां कम से कम मुझे नजर आती हैं। जी, तो ये पर्पस भी है इसका राजनीतिक, और प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से आ रही है, ममता बनर्जी ने कहा है कि देखेंगे कानून में क्या है, फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। लेकिन एक आशंका ये ज़रूर है कि ये जो गोली है, ये कारतूस एक बार पहले चल चुका है। कोविड ने बीच में खलल डाल दिया था, तो आर पार का फैसला उस वक्त नहीं हुआ था, लटका हुआ था मामला। तो अब ये कितना असर करता है, ये दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकुश श्रीवास्तव जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, और आज की एक और बड़ी खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को कल तक जानकारी देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर क्या कुछ कोर्ट में हुआ, क्या कहा, बताने के लिए हमारे साथ जुड़े असीम मनचंदा। असीम, बताइए, आज अहम दिन था कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया था, और इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सारा डाटा एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन 4 मार्च को एसबीआई ने एक एप्लीकेशन फाइल करके इसके लिए 3 महीने का वक्त और मांगा था। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने एसबीआई का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि दोनों डाटा जो है अलग अलग साइलोज में है, इनको इकट्ठा करना है, इनको कोलेक्ट करना है, और इसमें कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डाटा मांगा गया है वो आसानी से उपलब्ध है, खासतौर पे कि जितने भी बॉन्ड खरीदने वाले हैं उनका केवाईसी ऑलरेडी हो चुका है। इतना ही नहीं, 29 ब्रांचेस जो एसबीआई की हैं जो कि बॉन्ड की बिक्री करती है, वो डाटा एसबीआई के हेडक्वार्टर में देती है, तो सारा डाटा आसानी से उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की एक्सटेंशन की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को सारा डाटा 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देना होगा, और इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक अपनी ये वेबसाइट पर डाटा पब्लिश करना होगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एसबीआई के सीएमडी है उसको इनका कंप्लायंस का हलफनामा भी देना पड़ेगा। उनको कंटेम्प्ट का नोटिस पर भी रखा है। अगर एसबीआई ऐसा नहीं करता तो उनकी ना जानकारी नहीं देने पर उनके ऊपर केस भी चलाया जा सकता है। तो अब एसबीआई को कल तक ये सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का जितना भी डाटा है वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को जो झटका लगा है उसको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र की जीत बताया है। एक्स पर अपने पोस्ट में खड़गे ने लिखा है कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खुलने की ये पहली सीढ़ी है। अब भी देश को ये पता नहीं चलेगा कि भाजपा के चुनिंदा पूंजीपति चंदाधारक किस किस ठेके के लिए मोदी सरकार को चंदा देते थे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को उचित निर्देश देने चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे पता लगेगा कि मोदी सरकार ने किसके साथ लेन देन की है। देश के लोकतंत्र के लिए विक्ट्री है, एक एक वोटर के लिए विक्ट्री है। हमारा ये जानने का हक है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया और उसके बदले में उस
कंपनी को क्या मिला? जाहिर सी बात है कि रूलिंग पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसे भी लिए हैं और रूलिंग पार्टी ने सबसे ज्यादा क्विड प्रो क्वो में कुछ ना कुछ उपकार भी किए उन कंपनीज पर। तो ये जानने का हक तो हम सबको है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर क्या करेगा एसबीआई और सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में कहां फंसा है तेज? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और भारत ने आज स्वदेशी तकनीक से बने शक्तिशाली हथियार मिशन दिव्यास्त्र का परीक्षण किया। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्निक से और स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण था। इसमें एक ही मिसाइल कई वॉरहेड्स को अलग अलग जगहों पर टारगेट करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर गर्व जताया है और ख़ास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर एक महिला है और इसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV क्षमता है। ये प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और हाई प्रेसिशन सेंसर से लैस है और पैकेजों से सुसज्जित है। मुंबई के कोस्टल रोड प्रोजेक्ट फेज 1 का आज उद्घाटन हो गया। इसका नाम धर्मवीर संभाजी महाराज कोस्टल रोड रखा गया है। यह कोस्टल रोड वर्ली से मरीन ड्राइव को जोड़ता है। मुंबई के लोग इस रोड का इस्तेमाल कल यानी 12 मार्च से कर पाएंगे। 10 किलोमीटर के इस रोड के लिए जो सफर का समय है वो 40 मिनट से घटकर 10 मिनट हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन वेस्ट की इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर किया। और इस कोस्टल रोड का हिस्सा है भारत का पहला अंडर सी टनल। बता दें कि 10 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 2 किलोमीटर 700 मीटर 2.7 किलोमीटर की टनल रोड बनाई गई है। 2.7 किलोमीटर के टनल में करीब 900 मीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे है। 1 किलोमीटर का हिस्सा मलाबार हिल के नीचे से गुजरता है। इस टनल के अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट रखी गई है। एंट्री और बाहर निकलते समय अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। 8 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे का हरियाणा वाला हिस्सा 19 किलोमीटर लंबा और दिल्ली वाला 10.1 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ही पीएम मोदी ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की 112 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन या शिलान्यास किया। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी ने रोड शो भी किया और द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदियों को आज तोहफा दिया। उन्होंने 1000 से ज्यादा नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपे। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बुआई जैसे काम में मददगार होंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नमो ड्रोन दीदियों के कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग का प्रदर्शन देखा भी। और अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार लाल निशान में बंद हुआ है। सेंसेक्स 617 अंक गिरकर 73,503 पर बंद हुआ। निफ्टी 161 अंक गिरकर 22,333 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली मेटल, बैंकिंग, एनर्जी शेयरों में रही। रियल्टी, पीएससी और एफएमसीजी इंडेक्स भी गिरावट पर बंद हुए हैं। और गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह का कहना है कि बाजार में मिड कैप, स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, इसलिए निवेशक लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये बाजार अभी भी काफी स्ट्रांग रहेगा
22,500 एक इंपॉर्टेंट मार्कर नंबर है। हो सकता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन थोड़ी बहुत हो, बट एक बार 22,500 निकलता है तो 300 से 500 पॉइंट की और तेजी निकलेगी। बट निफ्टी में मुझे लगता नहीं है कि कोई परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ी मूव आएगी। ऐसी बाजार धीरे धीरे ऊपर चलता रहेगा और सपोर्ट लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक बाजार 21,850 से 21,900 के ऊपर है तब तक मेरे हिसाब से ट्रेंड इंटैक्ट है और धीरे धीरे 23,400 के लेवल्स तक जानी चाहिए। बट अगर आप लार्ज कैप्स की बात करें, अभी अपॉर्चुनिटी टॉप 100 स्टॉक्स में है तो उसमें फोकस कीजिए। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटी अभी रही नहीं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, स्मार्ट मनी वापस लार्ज कैप्स में चला गया है, तो लग रहा है कि पूरा मार्च अभी लार्ज कैप्स में ही फोकस रहेगा। और सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी पर चिंता जाहिर की है। निवेशकों को सावधान करते हुए उन्होंने कहा है कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में बबल जैसी स्थिति बन रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एसएमई आईपीओ भी सेबी के रडार पर हैं। There are pockets of froth. Nami, that was the phrase you liked, you preferred. Segments or sections of froth in the market. So, some people call it a bubble, some may call it froth. The question is, it may not be appropriate to allow that bubble to keep building, because if it keeps building, then when it bursts, because a bubble will burst, by definition bubbles burst. So when they burst, they impact the investors adversely. That's not a good thing. So yes, that is also true. But are there others where the valuation parameters seem to be off the charts and not supported, by fundamentals at all, and completely appearing to be, as regulators like to call it, irrational exuberance? रेड सी संकट के बाद एक्सपोर्टर्स के लिए समस्या खड़ी हो गई है। अब एमएसएमई एक्सपोर्टर्स विदेशों में ड्रॉप शिपमेंट वेयर हाउस खोल रहे हैं। ऐसे वेयर हाउस के जरिए वो समय पर डिलीवरी कर सकेंगे और इससे शिपमेंट कॉस्ट में भी बचत होगी। ऐसा पहला एग्जीबिशन कम वेयर हाउस जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पिछले महीने खुल भी चुका है। रेड सी क्राइसिस की वजह से यूरोपीय और अमेरिकी देशों में एक्सपोर्ट शिपमेंट को पहुंचने में 45 दिन से भी ज़्यादा का वक्त लग रहा है, जबकि पहले 12 से 15 दिनों के भीतर डिलीवरी हो जाती थी। साथ ही शिपमेंट कॉस्ट भी 3 गुना तक बढ़ गई है। ऐसे में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और रेडीमेड गारमेंट से जुड़े एक्सपोर्टर्स ने एक नई तरकीब निकाली है। वो मिलकर विदेशों में ही ड्रॉप शिपमेंट आधारित वेयर हाउस सेटअप कर रहे हैं ताकि कम समय में डिलीवरी हो पाए और शिपमेंट की लागत भी कम की जा सके। तो हम डिलीवरी जो है, जो एंड कस्टमर है, उसकी डिलीवरी 8 से 10 दिन में कर पाएंगे। डिलीवरी जल्दी करने के लिए बायर का ये रहता है कि उसे 8 से 10 दिन में डिलीवरी चाहिए। तो हमारा लक्ष्य तभी पूरा हो पाएगा जब हमारा वेयर हाउस में वो माल पड़ा होगा और वो माल हम एग्जीबिशन में डिस्प्ले करेंगे। 50 से ज़्यादा एमएसएमई एक्सपोर्टर्स ने मिलकर पिछले महीने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में ड्रॉप शिपमेंट कॉन्सेप्ट पर आधारित पहला वेयर हाउस खोला है। यूरोप के बाद हमारा अगली डेस्टिनेशन यूएसए है, इसके बाद लैटिन अमेरिका में हम जाना चाहते हैं और इसके बाद हम विश्व के दूसरे देशों में, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी शामिल हैं, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को शुरू करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में यूएसए, कनाडा, यूके और फ्रांस, इटली और इसके बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, रूस, साउथ कोरिया और सिंगापुर में भी ऐसे ड्रॉप शिपमेंट आधारित वेयर हाउस खोलने की योजना है, लेकिन इसके लिए उन्होंने सरकार से मदद की मांग की है। हम भारत सरकार से एवं अपनी टीम के माध्यम से ये चाहते हैं कि पूरे यूरोप में और अमेरिका में वेयर हाउस बनाए जाएं। जो स्टॉक्स इन्वेंट्री हम लोग यहाँ रखते हैं वो स्टॉक्स इन्वेंट्री हम लोग वहाँ पे रखेंगे। सरकार ने 2030 तक मौजूदा एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन यानी 3 गुना करने का लक्ष्य तय किया है, जबकि एक्सपोर्ट सेक्टर ग्लोबल स्लोडाउन के साथ साथ रेड सी में युद्ध जैसे हालात की वजह से लगातार नुकसान झेल रहा है। सामान्य हालत में भी ऑर्डर रिसीव होने, माल तैयार करने और शिपमेंट भेजने में एक्सपोर्टरों को 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। अब जबकि हालात सामान्य नहीं है, एक्सपोर्टरों के लिए चीनी एक्सपोर्टर के मुकाबले अपनी कॉस्ट और प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव रख पाना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एमएसएमई एक्सपोर्टरों का ड्रॉप शिपमेंट का आइडिया न सिर्फ काफी इनोवेटिव है, बल्कि एक बोल्ड स्टेप भी है। आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। देश विदेश में एसी, रेफ्रिजरेशन, एमईपी सॉल्यूशन देने वाली कंपनी ब्लू स्टार ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
अगर सिर्फ प्राइस ही जीआर की बात करें तो कंपनी ने पिछले 12 महीने में 74% की ग्रोथ दिलाई है। ब्लू स्टार के एमडी बी त्यागराजन का कहना है कि गर्मी के सीजन में कंपनी को 20% ग्रोथ की उम्मीद है। The industry is anticipating that there will be at least 20% growth given the penetration levels in the room air conditioners. So festival season, it did well. Right now, the sales are good compared with last year. And we anticipate the summer season to be at least 20% growth that it will provide. And Blue Star's own goal is to grow by 25% in Q1 of next year. Blue Star had set up a factory for 1.2 million units. We were the first one to commission phase 1. Last year we commissioned 3 lakh units, and this year we are adding additional 3 lakh. So it's a module of 3 lakhs each. So it'll become eventually in 4 modules of 3 to reach 1.2 million. बीजेपी कांग्रेस के बाद अब टीएमसी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कोलकाता में ब्रिगेड रैली के मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 42 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। बंगाल के 42 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में टीएमसी ने 26 नए चेहरों को जगह दी है। इसमें 2 पूर्व क्रिकेटर, 5 फिल्मी सितारे शामिल हैं। 16 मौजूदा सांसदों को फिर से टिकट दिया गया है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार होंगे। बहरामपुर सीट से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान होंगे और यूसुफ का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ होगा। कृष्णनगर सीट से महुआ मोइत्रा एक बार फिर से मैदान में होंगी। डायमंड हार्बर से ममता के भतीजा अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एएसआई सर्वे को आदेश दिया है। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया था। हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि मुसलमानों को भोजशाला में नमाज पढ़ने से रोका जाए और हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार दिया जाए। इस याचिका में एक अंतरिम आवेदन प्रस्तुत करते हुए मांग की गई थी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश दिया जाए कि वो ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला में सर्वे करे। इस बार ऑस्कर अवार्ड्स में ओपनहाइमर की धूम रही। ओपनहाइमर को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर समेत अलग अलग कैटेगरी में कुल 7 अवार्ड्स मिले हैं। किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर, क्रिस्टोफर नोलन बेस्ट डायरेक्टर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। फिल्म पुअर थिंग्स ने 4 कैटेगरी में ऑस्कर जीते हैं। फिल्म की लीड एक्ट्रेस एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसके अलावा बाबी के व्हाट वाज आई मेड फॉर को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड 20 डेज इन मरियुपोल को मिला है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।